नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में फ्रांस का जो 5वां गणतंत्र है उसके संविधान की विशेषताएं देखेंगे। फ्रांस का जो 5वां गणतंत्र का संविधान है वो कहते हैं कि वह जो जनरल चार्ल्स डी गोल थे उनका मनमाफिक है, उनके दिमाग की उपज है, वो उसके रचयिता हैं, ऐसा कहा जाता है। यह सेमी प्रेसिडेंशियल या अर्ध राजतांत्रिक यानी आधा राजतांत्रिक है और इसे फ्रांस का सबसे बुरा संविधान भी कहा जाता है। वो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं और कौन सी विशेषताएं उसे सेमी प्रेसिडेंशियल बनाती हो, हम आगे देखेंगे। यह किसी मान्य प्रतिमान के अनुरूप नहीं है, यानी आज तक जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में विभाजित होती आई हैं, तो यह उन पर नहीं डिपेंड कर, यह उनके जैसा नहीं है, यानी किसी भी एक प्रकार में इसे नहीं रख सकते। राष्ट्रपति गणतंत्र का वास्तविक शासक है, जैसा कि अमेरिका जैसी व्यवस्था यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है। यद्यपि प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को राष्ट्रीय परिषद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। तो यह इसकी विलक्षणता है कि जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों के गुणों को शामिल किया गया है। यह मिश्रित है और या अर्ध सेमी प्रेसिडेंशियल भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी संविधान हैं जो मिश्रित हैं, वो हैं स्विट्जरलैंड, फ्रांस और श्रीलंका। पंचम गणतंत्र को जो स्वरूप देने वाले जो निर्णायक तत्व थे, जैसा हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर में वीडियो में देखा था कि फ्रांस की क्रांति के बाद से जो राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल का दौर था, जो गणतंत्र से राजतंत्र, राजतंत्र से गणतंत्र, यह जो दौर चल रहे थे, मुख्य रूप से राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल ने ही पंचम गणतंत्र के संविधान को स्वरूप प्रदान किया। लेकिन इसके अलावा जो फ्रांसीसी दर्शन है, जो फ्रांस का इतिहास है, उन सब ने उसको प्रभावित किया। 3 जून 1958 का संवैधानिक अधिनियम, जिसमें भावी संविधान के लिए आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख है, वो महत्वपूर्ण है। जनरल डी गोल की जो मान्यताएं हैं, जो संसदीय व्यवस्था के विरोधी थे, जो सरकार को फ्री हैंड देना चाहते थे, वो संसद को किसी भी तरीके से सरकार के कामकाज में बाधा डालना वाला संविधान नहीं चाह रहे थे। वो चाहते थे कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति हो कि वह जनमत संग्रह के द्वारा संविधान संशोधन को फॉरवर्ड कर सके, यानी संसद को बाईपास किया जा सकते इवन संविधान संशोधन के लिए। और जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उन्होंने इसको प्रभावित किया। जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। निर्मित और लिखित संविधान है। निर्मित है यानी एक बॉडी के द्वारा निर्मित है। लिखित है, उन्होंने इसे लिखा है। इस संविधान में 17 भाग और 89 आर्टिकल हैं। 89 आर्टिकल वर्तमान में इसलिए हैं कि पहले ज़्यादा थे, लेकिन अब वर्तमान में 17वां अनुच्छेद जो भाग है वह रिपील्ड हो गए, उनके सारे आर्टिकल। वर्तमान में 89 आर्टिकल्स हैं। भाषा सरल है, यानी 1-1.5 घंटे में पूरा संविधान ही पढ़ा जा सकता है। संविधान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेटिव कमेटी थी, जिसमें 39 सदस्य थे और इन 39 सदस्यों में 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इसने इसे बनाया, फिर इसे काउंसिल डिटेट टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने इसे अंतिम प्रारूप तैयार किया और 28 सितंबर 1958 को राष्ट्रीय जनमत संग्रह के लिए इसे प्रस्तुत किया गया और 4 अक्टूबर 1958 को यह लागू हो गया। यानी देश का जो संविधान है वह जनमत संग्रह के बाद ही लागू हुआ। और इस जनमत संग्रह के बारे में डोरोथी पिकिल्स का एक कहना है, वो इसे स्पष्ट करता है कि जनमत संग्रह संविधान के पक्ष में नहीं, जनरल डी गोल के पक्ष में मतदान हुआ था। यानी 4th रिपब्लिक के दौरान जिस प्रकार से वियतनाम और अल्जीरिया में फ्रांस की सरकार के विरुद्ध आंदोलन हो रहे थे, उस समय एक मजबूत डिमांड उठी कि भी देश का नेता स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जनता चार्ल्स डी गोल के पीछे हो गई और चार्ल्स डी गोल में उन्हें उन समस्याओं का हल नज़र आया। और कहते हैं कि पंचम गणतंत्र का जो संविधान था वो चार्ल्स डी गोल ने अपने मनमाफिक स्टाइल में बनाया और यह जो समर्थन था जनता का पंचम गणतंत्र को, यह डी गोल को समर्थन था, बजाय संविधान के प्रावधानों को या संविधान की गुणवत्ता को। संक्षिप्त संविधान है
जैसे मैंने बता दिया कि वर्तमान में 17 भाग हैं, लेकिन 17वें में कोई आर्टिकल नहीं है, 89 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा चार्टर फॉर द एनवायरनमेंट, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 27 अक्टूबर 1946 जो 4th गणतंत्र का कॉन्स्टिट्यूशन था, तथा डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन एंड सिविक राइट ऑफ 26 अगस्त 1789, यानी ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसे भी संविधान का ही भाग माना जाता है इनके अलावा। क्योंकि मूल अधिकारों की जो लिस्ट है वो अलग से नहीं दी हुई, उसमें ये कहा हुआ है कि जो चतुर्थ गणतंत्र का जो संविधान था उसमें जो उसकी प्रस्तावना में जो बात कही गई है उनके प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। 1789 की जो क्रांति की घोषणा थी उसके जो राइट्स हैं उनके प्रति हम प्रतिबद्धता जताते हैं। तो इस तरीके से, और 2005 में एनवायरनमेंट चार्टर भी जोड़ा गया। तो मूल संविधान के साथ साथ ये 3 डॉक्यूमेंट भी संविधान का भाग माने जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है। एक नज़र में अगर हम देखें तो प्रियम्बल है, चतुर्थ रिपब्लिक में भी थी और पंचम में भी प्रियम्बल है। इसके अलावा 17 भाग हैं और ये तीनों डॉक्यूमेंट भी संविधान का भाग है। अपेक्षाकृत कठोर संविधान है, यानी जिस संविधान में संशोधन करना मुश्किल हो, ज़्यादा बहुमत की आवश्यकता हो, तथा बहुमत के साथ साथ संघ की इकाइयों, अगर संविधान संघात्मक है तो संघ की इकाइयों का से हो, प्लस जनमत संग्रह का प्रावधान हो, तो वह संविधान रिजिड कहलाता है। अनुच्छेद 89 में 2 व्यवस्था दी गई है संग्रह की, संविधान संशोधन की। पहली है संशोधन के लिए पहल करने का राइट है, सरकारी कहलाता है अगर पीएम के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति संशोधन की पहल करे। दूसरी है संसदीय व्यवस्था, यानी संसद सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित पहल हो तो वह संसदीय पहल कहलाती है। यानी संविधान संशोधन इनिशिएट दोनों ही कर सकते हैं, सरकार और संसद। सरकार यानी मंत्रिमंडल जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है, और संसदीय यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन दोनों में से किसी भी एक प्रकार की पहल के उपरांत दोनों सदनों द्वारा समान रूप से पारित होना जरूरी है। फ्रांस के संविधान में बहुमत का उल्लेख नहीं है, अतः माना जाता है कि यहाँ सामान्य बहुमत की बात हो रही है। उसके उपरांत जनमत संग्रह के लिए भेजा जाता है और जनमत संग्रह में बहुमत प्राप्त होने पर साधारण बहुमत से वह संविधान संशोधन हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है कि अगर राष्ट्रपति संविधान संशोधन के लिए संसद को कांग्रेस के रूप में अगर बुलाते हैं तो उस स्थिति में पारित प्रस्ताव में संशोधन जनमत संग्रह से नहीं होता और 3/5 समर्थन प्राप्त हो जाए तो वह संशोधन हो जाता है। यानी अगर संसद स्पेशल इसी काम के लिए कांग्रेस के रूप में बुलाई जाती है, यानी एक सामूहिक बैठक के रूप में, और उसका 3/5 समर्थन अगर मिल जाए, 3/5 समर्थन मिल जाए तो वह संशोधन हो जाता है। और जो सन 2008 का सार्कोजी ने जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन किया वह इसी रीति से हुआ था। उसमें उनको जो 3/5 वोट्स थे उनसे मात्र 1 वोट अधिक मिला था। लेकिन संविधान संशोधन पर 2 शर्तें भी हैं कि अखंडता यानी देश की अखंडता और देश के संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप में परिवर्तन करने वाला संशोधन इनिशिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन फ्रांस का अगर हम संविधान का विकास देखते हैं तो हम देखते हैं कि इन 2 तरीके जो 89 में सजेस्टेड हैं उसके अलावा भी 2 तरीकों से फ्रांस में संविधान संशोधन हुए हैं। प्रथम संविधान संशोधन जिसमें अनुच्छेद 85 के तहत पार्लियामेंट्री वोट से हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा फ्रेंच समुदाय के जो अफ्रीकी सदस्य थे उनकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, स्वतंत्रता के प्रावधान जोड़े गए थे। दूसरा संविधान संशोधन 6 नवंबर 1962 में अनुच्छेद 11 के तहत सीधे जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष किया था इस संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, दोनों उस समय आलोचना के शिकार हुए थे, लेकिन बाद में इन्हें स्वीकार कर लिया गया। जैसे दूसरा संविधान संशोधन था, चार्ल्स डी गोल ने क्या किया, अनुच्छेद 11 के तहत यह प्रावधान है कि जो सरकार के संगठन से संबंधित जो प्रस्ताव होंगे उसे राष्ट्रपति जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है।
यह दरअसल संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों से संबंधित प्रावधान है। लेकिन राष्ट्रपति जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1958 का, उसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव था वह एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होना था, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव था। डिगोल इसे प्रत्यक्ष रूप से चुनावा पद बनाना चाहते थे, तो चार्ल्स डिगोल ने इस संविधान संशोधन को जनमत संग्रह के लिए भेज दिया और जनमत संग्रह में वो विक्टोरियस रहे। अब इसके बाद में जब यह संविधान परिषद में चैलेंज हुआ कि भी ऐसे राष्ट्रपति भेज नहीं सकते या यह संविधान संशोधन अवैध है, तो राष्ट्र संविधान परिषद है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, उसने इसे सुनने के लिए ही मना कर दिया कि जब जनमत संग्रह हो गया और जनता ने इसे स्वीकार कर लिया तो अब इसका क्या सुनना। तो इस तरीके से यह संविधान संशोधन संविधान का पार्ट बन गया। एकात्मक स्वरूप है, यानी फ्रांस का जो व्यवस्था है वो यूनिटरी है, रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ये जो संविधान के आर्टिकल 2 और 3 हैं, इन दो आर्टिकलों में ये सारी बातें मेंशन है। जैसे आर्टिकल 2 में पहला है कि द लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक शैल बी फ्रेंच। हम आगे ये भी देखेंगे कि हाल ही थोड़े से वर्ष पहले फ्रांस ने ये भी कह दिया है कि जो लोकल लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेज होंगी, वो भी फ्रांस की हेरिटेज का पार्ट होंगी। नेशनल एम्बलम की बात है, नेशनल एंथम की बात है, और जो फ्रांस की क्रांति का जो स्लोगन था लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, यह फ्रांस के रिपब्लिक का मैक्सिमम है। और जो लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय परिभाषा है वह है फ्रांस के रिपब्लिक का प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ द रिपब्लिक शैल बी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से गणतंत्र का स्लोगन है या कौन से गणतंत्र का सिद्धांत है जनता का सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह कहा तो किसी अन्य व्यक्ति ने था और माना किसी दूसरे देश के गणतंत्र में है। आर्टिकल 3 में कहा है कि जो राष्ट्रीय संप्रभुता है, नेशनल सॉवरेनिटी शैल वेस्ट इन द पीपल, यानी हम भारत के लोग, जो हम भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पहली लाइन से मानते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय संप्रभुता है वो भारत की जनता में निवास करती है, वैसे ही फ्रांस की नेशनल सॉवरेनिटी शैल वेस्ट इन द पीपल, जो कि इसे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा उपयोग करेंगे या रेफरेंडम के द्वारा इसका इस्तेमाल करेंगे। सफ्रेज में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो मताधिकार है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, लेकिन यह हमेशा यूनिवर्सल, इक्वल और सीक्रेट होगा, यानी मताधिकार हमेशा सभी को मिलेगा, किसी आधार पर, यानी जाति, रंग, भेद, रंग, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये सब आर्टिकल 2 और 3 में मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। आर्टिकल 1 है वो किसी भी भाग का हिस्सा नहीं है। फ्रांस के संविधान में भाग को टाइटल कहा गया है, हमने शुरुआत में देखा था। तो आर्टिकल 1 है वो कोई भी टाइटल में नहीं है। टाइटल 1 है वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 2 से। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है। देखिए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, वैसे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की विशेषता है और मोंटेस्क्यू फ्रांसीसी थे, उन्होंने ये विचार दिया था जिसे अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपनाया था, लेकिन यह यहाँ पूर्ण रूप से नहीं है। CF स्ट्रोंग इस नए शासन संगठन को हम शक्तियों के आंशिक पृथक्करण पर आधारित अर्ध राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहें तो शायद सही होगा, यानी पूर्ण रूप से पृथक्करण नहीं है। ब्रोगन ने कहा हुआ है, न तो अमेरिकी नमूने का प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है और न ही अंग्रेजी ढंग का, यह दोनों का मिश्रण है। देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि CF स्ट्रोंग तो कहते हैं कि यह सेमी प्रेसिडेंशियल है और ब्रोगन ये कहते हैं कि यह मिक्स्ड है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था के क्या प्रावधान है इसमें? अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है? राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होता है। फ्रांस में राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान है। निर्वाचन संसद द्वारा नहीं, पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। फ्रांस में भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, पृथक रूप से निर्वाचित होते हैं।
मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते, फ्रांस में मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते, और राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ होती है, वो यहाँ है। लेकिन इसके अलावा संसदात्मक व्यवस्था वाली विशेषताएं भी हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर भी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, जैसा कि संसदीय व्यवस्था में होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, लेकिन अध्यक्ष संसदात्मक व्यवस्था में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और ऐसा फ्रांस में है। पीएम की सलाह से राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार वहाँ के राष्ट्रपति रखते हैं। शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं। अगली जो विशेषताएं हैं, शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं, यानी उनको आर्टिकल 16 के तहत संकटकालीन शक्तियां हैं और बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियां उन्हें प्राप्त हैं, भले ही वो व्यवस्थापन की हो, वित्तीय हो, या नियुक्तियों से संबंधित हो, फॉरेन पॉलिसी से संबंधित हो, संविधान संशोधन से संबंधित हो। बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियां फ्रांस के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। फ्रांस पहला गणतंत्र है, यानी एकमात्र ऐसा रिपब्लिक है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स की बात कही गई है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स की बात कही गई है और इन्हें बहुत महत्वपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। ऐसा माना गया है कि ये राजनीतिक जीवन के स्वाभाविक अंग हैं और ये राष्ट्रीय संप्रभुता और प्रजातंत्रीय सिद्धांतों को मानने वाले होंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि ये इसलिए कि इससे एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से कम्युनिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके उदय पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 4 में राजनीतिक दल और ग्रुप्स की बात है। इसमें कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप शैल कंट्रीब्यूट टू द एक्सरसाइज ऑफ सफ्रेज, दे शैल बी फॉर्म्ड एंड कैरी ऑन देयर एक्टिविटी फ्रीली, यानी स्वतंत्र रूप से अपनी एक्टिविटी को अंजाम देंगे। दे शैल रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी, यानी किस प्रकार से होंगे, वो किन सिद्धांतों का आदर करेंगे। They shall contribute to the implementation of the principles set out in the second paragraph of Article 1 as provided for by statute. Statute shall guarantee the expression of diverse opinion, यानी विभिन्न तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी और पार्टिसिपेशन की स्वतंत्रता रहेगी। आर्टिकल 1 का जो सेकंड पैरा है उसमें लिखा हुआ है कि यह महिलाओं और पुरुषों को सभी ऑफिस पोस्ट उनके लिए सामाजिक दायित्व निभाते हुए इक्वल एक्सेस प्रदान करेगा। यानी एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स को राजनीतिक जीवन का अहम हिस्सा माना गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विशेषता है फ्रांस के संविधान की, वो है वहाँ एक संविधान परिषद जैसी अद्भुत संस्था है, जैसा कि अन्य देशों में नहीं होती। यह संविधान परिषद एक अलग संस्था है जिसे पूर्ण रूप से जुडिशियल रिव्यू वाली शक्तियाँ तो नहीं हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की शक्तियाँ हैं जो संसद द्वारा बनाए कानून को रिव्यू करने की शक्ति देती हैं। और यह शक्ति चार्ल्स डिगोल इसलिए देना चाहते थे कि वो संसद को कमज़ोर रखना चाहते थे। भाग 7 में अनुच्छेद 56 से 63 इसके प्रावधान है। यह एक 9 सदस्यीय एक स्थायी संस्था है। 1/3 सदस्य हर तीसरी साल अपॉइंट होते हैं। एक व्यक्ति केवल एक बार ही बन सकता है। इसमें 3 अपॉइंटमेंट की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, 3 किए जाते हैं लोअर हाउस के प्रेसिडेंट के द्वारा और 3 किए जाते हैं सीनेट के प्रेसिडेंट के द्वारा। इन 9 सदस्यों के साथ साथ जितने भी पूर्व राष्ट्रपति हैं फ्रांस रिपब्लिक के, वो इसके पदेन सदस्य होते हैं, यानी 9 प्लस फॉर्मर प्रेसिडेंट इसके मेंबर होते हैं। ये 9 की नियुक्ति कैसे होती है हमने देख लिया, 3 राष्ट्रपति, 3 दोनों हाउसों के प्रेसिडेंट के द्वारा। परिषद का अध्यक्ष है, उसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं और उन्हें सिर्फ टाई होने की स्थिति में मताधिकार का शक्ति है। संसद एक इंस्टीट्यूशनल एक्ट बनाएगी और वह इसके कामकाज और प्रक्रिया को देखेगी। इसके अलावा ये इसका संगठन था, संविधान में ही इसके कार्यों का बात है। संविधान परिषद के कार्य क्या होंगे? राष्ट्रपति के चुनाव और जनमत संग्रह का संचालन करेगी। राष्ट्रीय सभा और सीनेट के चुनाव में अगर विवाद होता है तो देखिए, चुनाव करवाना इसका काम नहीं है, लेकिन अगर विवाद होता है तो सुनवाई करेगी। दोनों सदनों द्वारा पारित मूलभूत नियम व स्थायी आदेशों की स्थिति में इस परिषद की सलाह आवश्यक है। यानी कुछ लॉज हैं, जैसे ऑर्गेनिक लॉज और कुछ प्रोसीजर लॉज हैं, उनको अगर बनाना है संसद को तो इसकी सलाह अनिवार्य है। यह संवैधानिकता के प्रश्न पर निर्णय देती है और वह अंतिम होता है, यानी इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं होती।
संकटकालीन अधिकारों के इस्तेमाल में राष्ट्रपति को इसे परामर्श लेना पड़ता है। तो यह संविधान परिषद एक अनूठी और विलक्षण संस्था है फ्रांस के संविधान में। इसको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या संविधान परिषद अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तरह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति रखती है? देखिए, ये प्रश्न अगर उठे भी तो जब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर देते हैं तब तो हम फिर भी कह सकते हैं कि जब आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार 1974 और 2008 में जो PQC का कॉन्सेप्ट है, प्रायोरिटी क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इन सब से किस प्रकार संविधान परिषद का जो दायरा है वह है विस्तृत हुआ है। और 2008 में संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो कोई भी कानून को रिव्यू करने की या कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की उल्लंघन की स्थिति में अपील कर सकता है, ये सब हुआ है, उससे इसका दायरा बढ़ा है। लेकिन स्टिल हम ये कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जैसी शक्ति इसको नहीं है, यद्यपि समय के साथ इसका दायरा विस्तृत हुआ है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह विचार मांगने पर ही दे सकती है, स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती। इसमें सामान्य नागरिक नहीं जा सकते क्योंकि सामान्य नागरिक इसमें अपील नहीं कर सकते। इसमें किसी कानून को कौन भेज सकता है? देखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दोनों सदनों के जो प्रेसिडेंट हैं, ये 4 लोग ही इसमें भेज सकते थे। लेकिन बाद में और लिस्ट जोड़ी गई कि दोनों सदनों के 60 सदस्य यानी 60 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या 60 सीनेटर अगर किसी कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के पास भेजना चाहते हैं तो वे उसे भेज सकते हैं। फ्रांस के संविधान की अगली विशेषता है द्विसदनात्मक विधायिका, यानी 2 सदन होंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीनों गणतंत्रों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। नेशनल असेंबली जिसके सदस्य डिप्यूटीज कहलाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, डिप्यूटीज किस हाउस के सदस्य कहलाते हैं? सीनेट के सदस्य सीनेटर्स कहलाते हैं। चतुर्थ की तुलना में सीनेट की शक्तियां कम हैं। कार्यपालिका की तुलना में संसद की शक्तियों में भी यहाँ कमी आई है। विलक्षण न्याय व्यवस्था है। ब्रिटेन के लिए बड़े प्राउड की बात है कि वहाँ रूल ऑफ लॉ है। जैसा डाइसी कहते हैं, सभी के लिए एक कानून है, किसी को बिना अपराध किए सज़ा नहीं मिल सकती। वहीं फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में 2 कानून हैं, 2 तरह के न्यायालय हैं और यह जो व्यवस्था है वह वहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी फ्रांस में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। मुनरो ये कहते हैं कि जैसे कोई डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वैसे ही न्यायपालिका भी एक डिपार्टमेंट की तरह है। जैसे पोस्ट ऑफिस होता है वैसे ही न्यायालय है। राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली का विचित्र मिश्रण है, यह हमने इंट्रोडक्शन वाले में भी देखा था। माइकल स्टेवर्ट कहते हैं कि दोनों के गुण हैं। ब्रोगन भी मिक्स कहते हैं, मैंने पहले पढ़ा था, ब्रोगन भी मिक्स्ड मानते हैं और स्टेवर्ट भी कहते हैं दोनों के गुण हैं। वहीं CF स्ट्रॉन्ग कहते हैं क्वेसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और दूसरी तरफ डोरोथी पिकल्स कहते हैं कि इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन करना ही कठिन कार्य है। एक अन्य प्रावधान जो फ्रांस की संविधान की विलक्षणता को उजागर करता है वह है समुदाय का प्रावधान। समुदाय क्या है? समुदाय जो फ्रांसीसी कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज को मिलाकर के जैसे राष्ट्रमंडल है वैसे ही एक इकाई है समुदाय, लेकिन यह एक मृत प्राय भाग हो गया है। इस पर जो कॉलोनी थी उन कॉलोनी को खूब राइट दिए गए कि वो सेल्फ ऑटोनोमस होंगी, अपने आप को शासन कर पाएंगी। फिर उनमें और ज़्यादा छूट दी गई, वो भी ज़्यादा कॉलोनीज़ को मंजूर नहीं थी, 5-6 कॉलोनीज़ को मंजूर थी। फिर फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी उन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह मानकर उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी की गई। तो एक तरीके से संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि अब यह मृत प्राय है, यानी इस पर ज़्यादा प्रासंगिक यह नहीं है। उनके संविधान में एक अनोखी इंस्टीट्यूट और भी है, वह है द इकोनॉमिकल सोशल एंड एनवायरनमेंट काउंसिल। यह 233 से यानी अधिकतम 233 सदस्यों से मिलकर बनी होती है और इसमें एक कानून ड्राफ्ट इसे सौंपा जाता है। इसमें कर्मचारी, सोशल जो एक्टिविस्ट और ये जो हितधारक होते हैं इनको इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है और यह किसी सामाजिक
आर्थिक या पर्यावरण से संबंधित कोई कानून होता है उस पर अपनी राय देते हैं। द डिफेंडर ऑफ राइट 2008 में यह एक नया पद जोड़ा गया है। डिफेंडर ऑफ राइट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक, नॉन रिन्यूअल 6 ईयर का इसका टर्म है और यह प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनका जो कार्य है कि कोई व्यक्ति, एक तरीके से ओम्बुड्समैन का ये पद है कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो यहाँ शिकायत कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार फ्रांस के संविधान में भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल हो या डिफेंडर ऑफ राइट हो या इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरनमेंट काउंसिल हो या उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का प्रावधान हो, ये सारी चीज़ें उन्हें विलक्षण बनाती हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कि किस प्रकार से वह मिक्स्ड शासन व्यवस्था है, किस प्रकार से जो लोकतंत्र और गणतंत्र संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक को उसमें शामिल किया गया है और इस संविधान ने फ्रांस की जो अस्थिरता की समस्या थी उससे कैसे निपटा है, निजात पाया है। थैंक यू।